हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ द एजुकेशन में। इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। ठीक दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आप देख सकते हैं क्योंकि हम लोग इसमें शुरू से लेकर के शिखर तक चलेंगे। ठीक है, वैसे मैं जिस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहा हूँ वो है NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे मन में प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये अर्थशास्त्र है क्या, इकोनॉमिक्स है क्या। तो इकोनॉमिक्स क्या है, एक तरह का ग्रंथ है। ठीक है, ग्रंथ या फिर आप बुक भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसको लिखा था चाणक्य ने। ठीक, चाणक्य कौन थे? एक बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक है, आप लोग जानते होंगे चाणक्य का नाम सबने सुना था। ये जो चाणक्य थे वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के क्या थे, प्रोफेसर थे। ठीक है, इनके एक शिष्य भी थे, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, ये तो हिस्ट्री कहानी है। हम लोग इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ते हैं। तो अर्थशास्त्र क्या है, एक तरह क्या पुस्तक है। ठीक है, और इस पुस्तक को लिखा किसने है? लिखा है चाणक्य ने। ठीक है, इस पुस्तक को लिखने का जो श्रेय जाता है वो चाणक्य को जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि अर्थशास्त्र का मतलब होता क्या है। देखिए, अगर हम लोग इस अर्थशास्त्र को हम लोग दो भागों संधि विच्छेद करें या फिर दो पार्ट में तोड़ें, अर्थ प्लस शास्त्र। ठीक है, तो देखिए, अर्थ का मतलब होता है धन। ठीक, अर्थ का तात्पर्य क्या है? धन से। अर्थ का मतलब हुआ हमारा धन। अब प्लस हमारा आता है शास्त्र। अब शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। अध्ययन यानी कि अर्थ का मतलब हुआ धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन, यानी धन का अध्ययन। तो अर्थशास्त्र का मतलब क्या हुआ? धन का अध्ययन। ठीक है, जैसे अगर आप लोग पढ़ते हैं भौतिक शास्त्र होता है ना, यानी कि भौतिक का अध्ययन। रसायन शास्त्र यानी रसायन का अध्ययन। वैसे ही अर्थशास्त्र यानी अर्थ मतलब क्या हुआ? धन। अध्ययन, और शास्त्र मतलब क्या हुआ? अध्ययन, यानी कि अर्थ का अध्ययन। ठीक है, तो ये जो हमारा हुआ क्या, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? धन का अध्ययन। धन का अध्ययन यानी अर्थशास्त्र का मतलब हुआ धन का अध्ययन। ठीक, अब देखिए, ये जो चाणक्य का ग्रंथ है अर्थशास्त्र, इसमें क्या है ना, 15 अभिकरण हैं। अभिकरण का मतलब होता है ना एक तरह से पाठ। जैसे हम लोग की बुक में क्या होते हैं? लेसन होते हैं। जो जैसे अर्थशास्त्र ये बुक है। ठीक, इसमें क्या है? 15 अभिकरण हैं। 15 अभिकरण। अभी मैं बताता हूँ आपको अभिकरण क्या होते हैं। अब देखिए, जैसे हम लोग के बुक में क्या होते हैं? लेसन होते हैं। लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3। वैसे जो अर्थशास्त्र है उसे 15 अभिकरण यानी कि 15 लेसन समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये अर्थशास्त्र है क्या? आखिर हम ये अर्थशास्त्र पढ़ क्यों रहे हैं? ठीक, मन में ये प्रश्न उठा। तो देखिए, ये जो अर्थशास्त्र है इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है ना कि एक राज्य कैसा होना चाहिए, एक देश के बारे में लिखा है कि एक राज्य कैसा होना चाहिए, उसमें राजा कैसी होनी चाहिए, राजा की को क्या क्या करना चाहिए ताकि वो एक विशाल साम्राज्य का निर्माण कर सके। यानी इसमें क्या है ना, एक सब पूरी राज्य व्यवस्था से लेकर है, यानी कि व्यवस्था एक राज्य की या फिर एक देश की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए ताकि वो विकास कर सकें। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है? तो संबंध को हम लिखेंगे संबंध। तो अर्थशास्त्र का संबंध किससे है मित्रों? पहले हम लोग देखेंगे राज्य व्यवस्था से। राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था से है। दूसरा देखिए कृषि से है। कृषि यानी कि खेती से। और तीसरा हमारा हो जाएगा राजनीति। राजनीति से भी इसका संबंध है। और एक संबंध इसका और हम लिखेंगे न्याय, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं राजनीति एवं न्याय, या फिर न्याय एवं राजनीति भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्याय एवं राजनीति, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अर्थशास्त्र का संबंध किससे? संबंध क्या मतलब ये होना कि इसमें है क्या, इसमें मतलब इसमें किसके बारे में बताया गया है। संबंध का मतलब कि अर्थशास्त्र का जो पुस्तक है उसमें किसके बारे में बताया गया है। अभी हम लोग इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, राज्य व्यवस्था के बारे में बताया गया है कि एक राज्य कैसा होना चाहिए,
उसमें बताया गया कि राज्य की, जैसे अर्थशास्त्र में चाणक्य बताते हैं कि राज्य के चारों ओर किले का निर्माण किया जाना चाहिए, राज्य के पास एक विशाल सेना चाहिए, राज्य के पास एक धन होना चाहिए, राज्य का राजा बहुत योग्य होना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये राज्य व्यवस्था है। ठीक है। अब कृषि के बारे में क्या भी बहुत सारी बातें हैं। आप लोग जो लोग किसान होते होंगे वो जानते होंगे, मतलब जो लोग किसान की फैमिली से आते हैं। ठीक है। फिर राजनीति और न्याय के बारे में कि न्याय, समझ रहे हैं, न्याय मतलब जैसे कि न्याय करना। ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और इसके हिस्ट्री में पहुंचते हैं कि आखिर ये जो इकोनॉमिक शब्द है आया कहाँ से। प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर ये इकोनॉमिक शब्द कहाँ से आया। इकोनॉमिक्स, तो मित्रों जो इकोनॉमिक्स शब्द है यानी ये जो वर्ड है, ठीक है, इकोनॉमिक्स वर्ड, हम हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेंगे। ठीक है। वर्ड का मतलब होता है शब्द। ठीक, आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अब ये जो इकोनॉमिक शब्द है ये क्या है, ये ग्रीक लैंग्वेज से आया है। एक ग्रीक लैंग्वेज था, यूनानी। ग्रीक का मतलब क्या होता है, यूनानी। एक यूनानी भाषा था, मतलब यूनानी शब्द था, वो क्या था, ओइकोनोमिया। अभी जो यूनानी शब्द है ओइकोनोमिया, इसका जो अर्थ होता है, इसकी जो मीनिंग होती है, वो क्या होता है, संसाधनों का प्रबंधन। इकोनोमिया का मतलब क्या होता है, इकोनोमिया का मतलब होता है संसाधनों का प्रबंधन। इकोनोमिया का मतलब होता है संसाधनों का प्रबंधन। इकोनोमिया का जो मीनिंग होता है, यहाँ पर लिख दीजिए मीनिंग, MEANING। मीनिंग का मतलब होता है अर्थ। ठीक है। तो इकोनोमिया का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, संसाधनों का प्रबंधन। अगर हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या होगा, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। क्या, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। URES। इंग्लिश में हम लोग क्या लिखेंगे, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक। यानी जो इकोनॉमिक शब्द है ये कहाँ से आया है, एक ग्रीक भाषा, ग्रीक मतलब यूनानी भाषा ओकोनोमिया से आया है। ठीक है। ओकोनोमिया का मतलब होता है संसाधनों का प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक। आपको इसकी हिस्ट्री समझ में आई। अब देखिए, जैसे हम लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट का कोई न कोई जनक होता है। ठीक है। जनक यानी कि फादर, पिता। तो वैसे इकोनॉमिक्स का भी एक जनक है। ठीक है। वो जनक है कौन, तो जो इकोनॉमिक्स के जनक हैं, उनका नाम है एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स के जनक कौन है, एडम स्मिथ। हिंदी में मैं लिख देता हूँ, एडम स्मिथ। ठीक। इकोनॉमिक्स के जनक कौन है, एडम स्मिथ। उनकी एक पुस्तक थी। ठीक है। उनकी एक पुस्तक थी जो कि 1795 उन्होंने मतलब पब्लिश हुई थी, 1776 में। ठीक। उस पुस्तक का नाम था द वीथ ऑफ नेशन। जो क्या होती, उनकी एक पुस्तक थी, किसकी थी, एडम स्मिथ की। ठीक। इकोनॉमिक्स का जनक किसे कहा जाता है मित्रों, इकोनॉमिक्स का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को, और उनकी पुस्तक क्या थी, द वीथ ऑफ नेशन। ठीक है। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र के जनक, यानी आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे अर्थशास्त्र के जनक। अर्थशास्त्र के जनक कौन था, एडम स्मिथ। यानी अगर आप लोग इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है। यानी आप लोग को समझ में आ गया
इकोनॉमिक्स का जो हिस्ट्री। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल करते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये क्या है इसके बारे में हमने पढ़ लिया, लेकिन हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना नहीं है। आप कहेंगे सर जी ये क्या बात हुई, हमें पढ़ना है इकोनॉमी, यानी हमें भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ना है। ठीक है, जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में अध्ययन क्या करते हैं, राज्य व्यवस्था के बारे में, कृषि के बारे में, न्याय के बारे में, राजनीति के बारे में, तो ये सब हमें कहाँ पढ़ना है, हमें भारत के लिए पढ़ना है। ठीक, तो हम भारत के लिए पढ़ेंगे तो इसे हम लोग कहते हैं इंडियन इकोनॉमी। अभी हमको बताते हैं कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर होता है। इंडियन इकोनॉमी, 1 मिनट, इंडियन इकोनॉमी। ठीक, 1 मिनट दोस्तों, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, इकोनॉमी। ठीक, अब देखिए जो इकोनॉमिक्स क्या है, ये क्या है, एक बुक है, ये जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र, ये क्या है, इकोनॉमिक्स, ये क्या है, एक तरह का बुक है। अब इस बुक में क्या है, एक तरह का बुक है, ये क्या है, एक तरह का विषय है, क्या लिख सकते हैं, विषय है। अब इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है थ्योरी, सिद्धांत, कि किसी राज्य को कैसा होना चाहिए, उसकी न्याय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, यानी एक राज्य को चलाने के लिए जैसे पूरे नियम कानून होते हैं ना, वैसे उसमें दिया है। ठीक, तो इसमें क्या थ्योरी है, यानी थ्योरी को हम लोग क्या कहते हैं, सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, एक तरह से सिद्धांत, सिद्धांत को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल, लिख दें, PRI, प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखिए जब ये जो सिद्धांत है, ये जो प्रिंसिपल है, जब ये किसी देश पे लागू होता है, ठीक है, जब हम इसको किसी देश पे लागू करते हैं तो वो बन जाती है इकोनॉमी। ठीक है, जैसे ये जो सिद्धांत है अगर हम किसी देश में लागू करते हैं, देश में अगर हम लागू करते हैं तो ये क्या बनेगी, ये बन जाएगी इकोनॉमी। इकोनॉमी यानी जो इकोनॉमिक्स के जो सिद्धांत हैं, जब हम उसको किसी देश में लागू करते हैं तो बन जाती है इकोनॉमी। अब जैसे ये जो सिद्धांत है अर्थशास्त्र के, अगर हम उसको भारत में लागू करें, कहाँ लागू करें, भारत में। ठीक है, इकोनॉमी का मतलब होता है दोस्तों अर्थव्यवस्था। ठीक है, इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। तो अगर हम लोग इस सिद्धांत को भारत में लागू करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, तो ये हमारा बनेगा भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था। अगर हम लोग इस सिद्धांत को भारत में लागू करते हैं तो हमारा होगा भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग इस सिद्धांत को हम लोग चीन में लागू करते हैं, चीन में, तो क्या बन जाएगा, चीन की अर्थव्यवस्था, क्या लिख सकते हैं, चीन की अर्थव्यवस्था। अगर मान लीजिए हम इसको भूटान में लागू करते हैं, भूटान में, तो क्या हमारा बन जाएगा, भूटान की अर्थव्यवस्था। ठीक है, यानी कि जो अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत हैं, जब हम उसको किसी देश में लागू करते हैं तो क्या बन जाती है, अर्थव्यवस्था, यानी इकोनॉमी। यानी अगर हम लोग भारत में लागू करेंगे तो क्या होगा, भारत की अर्थव्यवस्था, यानी कि इंडियन इकोनॉमी। क्या हो जाएगा, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। और हमें यही पढ़ना है, हमें इंडियन इकोनॉमी ही पढ़ना है। ये तो मैं आपको उसकी पूरी हिस्ट्री बताया हूँ। अब आप कहेंगे कि सर ये समझ में नहीं आया कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। तो देखिए जब सिद्धांत किसी पुस्तक में पढ़ा है, ठीक है, तो अर्थशास्त्र कहलाएगा, और जब वो पुस्तक में से निकाल के किसी देश में लागू किया जाएगा तो क्या होगी, एक अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ठीक है, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं कि अर्थशास्त्र के सक्रिय रूप को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी जब जो सिद्धांत हैं, जो नियम हैं, वो जब सक्रिय होंगे, लागू होंगे, तभी तो अर्थव्यवस्था बनेगी। तो आप लोग लिख सकते हैं नोट करके कि अर्थशास्त्र के सक्रिय रूप को अर्थव्यवस्था कहते हैं।
अर्थशास्त्र के सक्रिय रूप को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र के सक्रिय रूप को अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अब हम लोग एक छोटा सा और टॉपिक पढ़ लेते हैं। क्या? अर्थशास्त्र के प्रकार पढ़ लेते हैं। ठीक, अगला हमारा हेडिंग रहेगा अर्थशास्त्र के प्रकार। तो हेडिंग डालिए अर्थशास्त्र के प्रकार। ठीक है, अब अर्थशास्त्र के प्रकार में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग 2 प्रकार पढ़ेंगे। कितने प्रकार पढ़ेंगे मित्रों? 2 प्रकार। पहला हम लोग पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। अब आप कहेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र ये क्या बला आ गया? तो आइए समझते हैं। व्यष्टि का मतलब होता है ना माइक्रो, इंग्लिश में भी समझ लेते हैं, क्योंकि मित्रों इस जीवन में ना इंग्लिश का बहुत महत्वपूर्ण हो गया है आजकल। तो माइक्रो इकोनॉमी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। और समष्टि का मतलब होता है मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी। ठीक, अब व्यष्टि का मतलब होता है ना माइक्रो, यानी कि छोटा, छोटे स्तर पे। यानी जब छोटे स्तर पर हम अध्ययन करते हैं, यानी तो क्या उसे हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो यानी व्यष्टि। और जब हम इसका बड़े स्तर पे अध्ययन करते हैं तो हम लोग इसे कहते हैं क्या है? मैक्रो यानी कि समष्टि। यानी जब हम लोग छोटे स्तर पे अध्ययन करेंगे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, अब बड़े स्तर पे अध्ययन करेंगे तो क्या होगा? हमारा समष्टि। अब जैसे छोटा स्तर पे क्या होगा? जैसे देखिए छोटे स्तर पे, जैसे मान लीजिए व्यक्तिगत अध्ययन। एक मिनट, छोटे स्तर पे क्या होगा? मान लीजिए छोटे स्तर पे आपका होगा व्यक्तिगत अध्ययन। जैसे आप लोग आय समझते हैं आप लोग, मतलब इनकम या फिर मांग, किसी चीज़ की डिमांड क्या है, या फिर उपभोग यानी कोई चीज़ कितना यूज हो रहा है, ये सब अध्ययन करते हैं। जैसे आप लोग को यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन जैसे आप लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल टर्म है और उसको हम लोग आगे चल के उसको एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे डिस्क्राइब करके। ठीक, तो हम ऐसे आपको बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे आय किसी कंपनी की ले सकते हैं, कंपनी की, या फिर उपभोग का मतलब होता है मित्रों ना कि आपने किन किन चीज़ों का उपयोग किया। जैसे आप टेबल खरीद के लाते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो आप क्या होंगे? टेबल के उपभोग करता होंगे। आप भोजन लाते हैं, उसका उपभोग करते हैं। चावल लाते हैं, उसको बना खाते हैं, तो क्या हो गया? ये उपभोग हो गया। अब मांग का मतलब होता है ना, मांग का मतलब आप लोग जानते हैं। ठीक, ये सारी क्या होती है? छोटे स्तर पे होती हैं। अब बड़े स्तर पे क्या होती है ना, बड़े स्तर पे हम लोग क्या करते हैं? इकोनॉमिक्स का हम लोग संपूर्ण अध्ययन करते हैं। बड़ा स्तर, इसमें हम लोग क्या करते हैं? संपूर्ण अध्ययन। जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए बड़े स्तर पे, मतलब कि किसी देश के लेवल पे, जैसे नेशनल इनकम। जैसे हम यहाँ पे आय कर रहे हैं, तो आय का मतलब एक छोटी कंपनी का हो सकता है, किसी व्यक्ति का हो सकता है। लेकिन बड़े स्तर पे हम लोग क्या लेंगे? हम लोग पूरे देश का आय लेंगे, यानी पूरे देश का आय लेंगे, यानी हम लोग ले सकते हैं राष्ट्रीय आय। समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। राष्ट्रीय आय। जैसे महंगाई क्या है? छोटे स्तर पे नहीं होती है, बड़े स्तर पे होती है महंगाई। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, अभी हम इन सारे को आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, ये सब है। ठीक है दोस्तों, हो सकता है आपको इस टॉपिक में थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन आगे पढ़ने के बाद आपको सारी दिक्कत क्या होंगी? दूर हो जाएंगी। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो को हम एक समाप्त करते हैं। अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र।
ठीक है। अगले वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ लिख देते हैं हेडिंग, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोग कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक। बाय बाय।